हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एटॉमिक रेडियाई। क्लास 11th पीरियोडिसिटी का टॉपिक है। इस टॉपिक में अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटम है जो कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत हद तक अफेक्ट करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस किस किस टाइप की होती हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस टाइप से एटॉमिक रेडियाई वेरी करती है इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, और इस पे जितने भी एक्सेप्शंस बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। आपको एटॉमिक रेडियाई के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए होगी वो यहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी विद क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एटॉमिक रेडियस या सिंपल रेडियस वर्ड बोलते हैं तो हम क्या क्या सोचते हैं? रेडियस का मीनिंग क्या है? ये कि ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, सर्कल के सेंटर से उसके एज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो एटम में भी रेडियस की जो डिफाइन होती है वो यही होती है कि एटम को स्फेरिकल मान के अगर हम चले तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटरमोस्ट शेल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, उधर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। मींस एटॉमिक रेडियस हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन करते हुए ये बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड शेल कंटेन लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हो आप सिंपल। बट देखिए, एटॉमिक रेडियस हम बोल देते हैं बाय डेफिनेशन कि एटॉमिक रेडियस ये है न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। बट हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर पाते। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? जो हमने बाय डेफिनेशन ये टर्म बोली है कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, हम ये चीज कभी भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते। उसके रीजंस क्या है? रीजन देखो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन, हमने यहां पे एटम को एक परफेक्ट स्फीयर की फॉर्म में बनाया है, बट एक्चुअली में जो एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें, वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं बनाते। ठीक है, परफेक्ट स्फीयर नहीं बनाते, इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली में जो आपने एटम इस टाइप का बनाया है, एक्चुअली में एटम कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, मतलब परफेक्ट उसकी बाउंड्री नहीं है, वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो अगर मैं इस चीज में कैलकुलेट करके देखूं, ठीक है, इधर अगर रेडियस कैलकुलेट करी जाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस के सेंटर से यहां जो रेडियस आ रही है और जो यहां रेडियस आएगी, दोनों की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि एक आपको दिख रहा है कि एक आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक यहां नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसका डेफिनेट स्फेरिकल मोशन में नहीं है। ठीक है, तो आप कभी भी एग्जैक्ट रेडियस या एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। वन ऑफ द ये रीजन है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड in an atom is not a perfect sphere। वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एटम जो है वो कभी भी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, या हम ये बोलें कि एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम हमेशा बॉन्डेड स्टेट में होता है। हम किसी भी एटम की बात करें, कोई भी एटम हो, ठीक है, हम लिख देते हैं कई एटम्स को सिंपल, जैसे सोडियम है, सोडियम को हम बोलते हैं Na लिखते हैं बस।
तो उसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम अकेला है, Na है सिर्फ, बहुत सारे सोडियम के एटम एक साथ बॉन्डेड फॉर्म में है। जो आपकी नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस को भी हम लिख देते हैं हीलियम, सिंपल हीलियम, ठीक है ना, और नियॉन लिख देते हैं, बट वो भी उनके बीच में भी अट्रैक्शन होते हैं, वो भी एक इंटरेक्शन करते हैं जिसको हम वैन डर वाल इंटरेक्शन बोलते हैं। यानी कि जो जो हमारे माइंड में आता है ना कि ये एटम तो अकेला एग्जिस्ट करता है, ये तो अकेला एग्जिस्ट करता है, वो एटम्स भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप के बॉन्डेड स्टेट में ही प्रेजेंट है। जैसे अगर हम सिंपल बात करें H2, हमें पता है हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कभी H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, या वो HCl फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या वो HNO3 में एग्जिस्ट करेगा। तो हाइड्रोजन कभी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम उसको देख के बोल सकते हैं, ठीक है। बट वहीं पे जब क्वेश्चन आता है कि नियोन हो गया, हीलियम हो गया, आपके मेटल्स हो गए, सोडियम, आयरन, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, जितने भी मेटल हो गए उनको हम सिंगल लिखते हैं। सोडियम को कभी Na2 नहीं लिखोगे, Na3 नहीं लिखोगे, सिर्फ सोडियम लिखते हो। तो उसका भी रीजन है क्यों हम उसको बॉन्डेड होते हुए भी हम उसको इस तरह से क्यों नहीं लिखते, बिकॉज उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो भी हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में कि किस किस टाइप से एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला कि एटम कभी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा बॉन्डेड स्टेट में है, ठीक है। बॉन्डेड स्टेट में अगर एटम होगा, ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये दूसरे एटम से बॉन्डेड है, ठीक है। बॉन्डेड हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनका शेयर हो जाता है। तो यहां पर अगेन हम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, ठीक है। हमारे पास जो न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां पर आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जैसे यहां से यहां हमने जो बोला था वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेथड क्या हो सकता है। मेथड ये हो सकता है कि हम न्यूक्लियस के सेंटर को देखें और जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां तक मैक्सिमम है, उस पॉइंट को मेजर कर लें। बट जब बॉन्डेड स्टेट में होगा, सबसे पहले बॉन्डेड स्टेट में जाने से एटम की रेडियाई या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर हम बात करें तो उनमें फर्क पड़ता है, ठीक है। जो नॉर्मल स्टेट में एटम होगा और जब वो बॉन्डेड स्टेट में होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। दूसरा, आप इलेक्ट्रॉन को कभी ये नहीं देख सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके एंड हो रहा है, आपको न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ही दिखेगा, आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं पे एंड भी हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्डेड स्टेट में एटम हमेशा एग्जिस्ट करता है, सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम लोग एटॉमिक रेडियस के एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि एटम जो है वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सिंगल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम फॉर रेडियस कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। इसको देखो, इस लाइन का कंप्लीट मीनिंग क्या निकलता है। कंप्लीट मीनिंग ये निकलता है कि हाँ, कई केसेस में हम कई स्टडीज के लिए एटम को सिंगली एग्जिस्ट करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत अनस्टेबल स्टेट होती है, बट हम सिंगल एग्जिस्ट करवा के उसकी रेडियाई कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम सिंगल एग्जिस्टेंस एटम की रेडियस की कैलकुलेशन के लिए नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा वन ऑफ द रीजन हो गया कि एटॉमिक रेडियाई की एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। पर देखो, अब यहां पे हमने रीजन पढ़े कि एटॉमिक रेडियाई की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, बट इनिशियली हमने ये चीज भी पढ़ी कि एटॉमिक रेडियाई बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। मतलब एटम की अगर हम बात करें तो उसकी रेडियस से हमें बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस फिजिकल स्टेट में है, कैसे केमिकली वो चीज उसे रिएक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहां तक इसको छोड़ नहीं सकते कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो छोड़ दिया इसको, नहीं, हम कोई ना कोई मेथड निकालेंगे
जिससे हम रेडियस को कैलकुलेट कर पाए। वो जरूरी नहीं है वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो, बट हाँ हम मेथड्स ऐसे चूज करेंगे जिससे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, तो हम चूज करते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें इसकी। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि एटम की जो रेडियस है, ये जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है और हम रेडियस को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड हैं और उसमें रेडियस कैसे कैसे निकालोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डलेगी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आप कैसे कैसे कैलकुलेट करते हो। इसमें सबसे फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई आती है कोवैलेंट रेडियाई। अब इसमें हमें हर एक केमिकल बॉन्ड को भी डिस्कस करना है कि वो किस टाइप से एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट रेडियाई, कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दो एटम हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज हो जाते हैं, मतलब शेयर हो जाते हैं एक दूसरे में। तो अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका एक एटम हो गया, ठीक है, ये एक एटम हो गया। दूसरा जो एटम होगा वो एक्चुअली में शेयरिंग में होगा। ये जो रीजन है दोनों का शेयर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब जब कोवैलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ है तो उसमें रेडियाई हम निकालेंगे। सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं हम कोवैलेंट रेडियाई, किसमें हम कैलकुलेट करेंगे, हम H2 के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं, Cl2 के केस में, यानी कि जो ऐसे मॉलिक्यूल हो होमोन्यूक्लियर हो। होमोन्यूक्लियर मींस क्या होता है, जिनका न्यूक्लियस सेम हो, मतलब दोनों हाइड्रोजन, दोनों क्लोरीन या O2, दोनों ऑक्सीजन। ठीक है ना, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं कि जिनमें दोनों एटम आपके सेम हो, मतलब HCl, HF, HNO3 ये एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो, जिनका न्यूक्लियस सेम हो, जो दोनों एटम सेम हो, उनकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को, तो आपको अप्रोक्सीमेटली यहां मिलेगा, ये पॉइंट आपको हाफ मिलेगा। ठीक है, बट अगर मैं रेडियस की बात करूं तो आप रेडियस देखो, अगर मैं यहां से इसकी बात करूं, इसको जब हाफ करा जाएगा तो हाफ करने का मतलब है रेडियस आपकी ये हुई यहां से यहां तक की। ठीक है ना, ये रेडियस होगी, इतना डिस्टेंस आपका रेडियस का होगा। लेकिन एक्चुअल जो रेडियस है वो यहां से यहां तक की होनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट तक होनी चाहिए रेडियस, लेकिन वो एब्सोल्यूट डाटा है। और हम यहां पे क्या बोलते हुए चल रहे हैं, जब हम टाइप में पढ़ेंगे तो हम यहां पे अप्रोक्सीमेट डाटा निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट रेडियस निकालेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट की बात करेंगे। तो इस केस में जब आप एटॉमिक रेडियाई निकालते हो तो वो कैसे निकाला जाएगा, हाफ इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि इतना डिस्टेंस जो होगा वो एटॉमिक रेडियाई होगा। एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू ये है यहां से यहां तक, लेकिन आप कोवैलेंट वाले केस में यहां से यहां तक निकालोगे। ठीक है, हाफ इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो कोवैलेंट रेडियाई जब हम लोग निकालते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बेसिकली सबका सेम रहेगा, आर कोवैलेंट, यानी कि रेडियस अगर कोवैलेंट है तो वो है हाफ इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो है वो कोवैलेंट रेडियाई है। और एब्सोल्यूट रेडियस से अगर हम बात करें, एब्सोल्यूट रेडियस की से अगर कंपेयर करें इसको, तो एब्सोल्यूट रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोवैलेंट रेडियाई। यानी कि कोवैलेंट रेडियाई जो हम अप्रोक्सीमेट डाटा निकाल रहे हैं वो एब्सोल्यूट डाटा से कम है वो वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई सबसे पहली एटॉमिक रेडियाई, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की एटॉमिक रेडियाई निकालेंगे, H2, Cl2, O2, जो कि ऑलरेडी
डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड रेडियाई की बात करते हैं। सेकेंड है हमारे पास मेटेलिक रेडियाई। अब मेटेलिक में देखो, यहां पे एक आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमें कैसे समझ में आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल को हम बोलते हैं मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। ठीक है, तो मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और एक बात तो हमने मेटल के बारे में और पढ़ी है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि अगर आप किसी भी मेटल की बात करते हो, ठीक है, तो मेटल कभी एम फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे मैं आयरन बोलूं ना, तो आयरन कभी एफ फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? वो हमेशा किसी ना किसी कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, उसके न्यूक्लियस से फ्री हैं। ठीक है, यानी कि एग्जांपल अगर हम देखें तो हम इस तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर बात करूं सोडियम की, तो सोडियम कभी Na फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सोडियम एग्जिस्ट कर रहा है Na पॉजिटिव फॉर्म में और एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन आइदर Fe2+ फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और Fe3+ फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन उसके फ्री हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम हो गया, उसके भी दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इनसे इसकी बॉन्डिंग कैसे समझ में आती है हमें? तो देखो बॉन्डिंग समझेंगे। जैसे सपोज करो आयरन एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, आयरन हमने एग्जांपल ले लिया, तो आयरन का जो Fe2+ है उसका एक एटम ये रहा और Fe2+ का दूसरा एटम ये रहा। इस टाइप से जो आयरन के जितने भी कैटायन हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक साथ। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। हमने डिस्टेंस पे, थोड़े से डिस्टेंस पे बनाए हैं एटम्स को, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाया है। क्यों बनाया डिस्टेंस पे? बिकॉज सारे के सारे कैटायनिक फॉर्म में हैं और कैटायन कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, बिकॉज लाइक चार्ज है, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा थोड़ा। और जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके यहां पे कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं इसके लैटिस के अंदर। लैटिस होता है अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मेटल एटम का जो 3D अरेंजमेंट होता है, जैसे ये अगर मेरे पास एक मेटल की रॉड है, आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड के अंदर एक्चुअली ये अरेंजमेंट है कि आयरन है और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हैं मूव करने के लिए, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और कैटायन के बीच अट्रैक्शन रहती है। मतलब ये समझो कि जितना भी एरिया आपको खाली दिख रहा है अपार्ट कैटायन, मेटल के जो कैटायन है उनके बाद जो भी एरिया आपको खाली दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर लेता है, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके इस साइड भी मेटल, इस साइड भी मेटल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, इधर एक मेटल है, इधर एक मेटल है, दोनों को इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग होती है मेटल के केस में। और मेटल, जैसे हमने बोला ना, हम आयरन लिखते हैं सिर्फ Fe लिखते हैं, तो Fe का मतलब सिर्फ Fe नहीं है, Fe के बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंगल एग्जिस्टेंस Fe की भी पॉसिबल नहीं है। आप लिखते हो, वो सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट एक्चुअली में वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और अगर इस केस को हम यहां पर देखें, एटॉमिक रेडियस वाले केस में देखें, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, दो एटम हैं मेटल कैटायन, उनके बीच में सबसे पहले तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। जैसे इस केस में आपने ओवरलैप करा था, ओवरलैप नहीं करना, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि बीच में दोनों कैटायन है, कैटायन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। दोनों कैटायन के जो सेंटर है, दोनों कैटायन के जो सेंटर है, ठीक है, उनको अगेन वही सेंटर दोनों कैटायन के हम टच करेंगे। ठीक है, टच करने के बाद वही हम हाफ कर देंगे, तो यहां पर भी रेडियस जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, वो एग्जैक्ट से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो ये वही हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस।
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गए। और आर मेटेलिक जब हम लिखेंगे, आर मेटेलिक, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये भी हाफ इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेटालिक रेडियस आपकी होगी। और अगर इसको एब्सोल्यूट से कंपेयर करा जाए, ठीक है, एब्सोल्यूट से अगर हम कंपेयर करें तो आर एब्सोल्यूट की वैल्यू कम है विद रिस्पेक्ट टू आर मेटालिक, ठीक है, आर एब्सोल्यूट की वैल्यू कम होगी विद रिस्पेक्ट टू आर मेटालिक, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहां पे एटम थोड़ा सा दूर है। तो जब आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस एक्चुअली में यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगी, और एब्सोल्यूट का मतलब है बस यहां तक। तो आप जो मेटालिक वाले केस में निकाल रहे हो वो रेडियस एब्सोल्यूट से थोड़ी सी ज्यादा आती है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी सेकंड रेडियस। मेटल इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड है वैन डर वाल, यानी नोबल गैस की बात करेंगे हम, या जितनी भी गैसेस होती हैं उनमें रेडियस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, नोबल गैसेस का थर्ड टाइप देखिए, थर्ड है हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं फॉर नोबल गैसेस, ठीक है, या फॉर एनी गैस, ठीक है। नोबल गैसेस के केस में रेडियस कैसे निकालते हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, उनके केस में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैन डर वाल रेडियस है, या हम बात करें नोबल गैसेस की, उनमें वैन डर वाल अट्रैक्शन होती है। और वैन डर वाल अट्रैक्शन कैसे होती है? बहुत ही वीक, बहुत ज्यादा वीक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। एलिमेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है, इसीलिए जो एक एटम है वो दूसरे एटम से कंपैरेटिवली काफी दूर होता है। मतलब आप वैन डर वाल रेडियस की अगर बात करूं तो एक एटम अगर इधर है, ठीक है, एक एटम अगर इधर है तो दूसरा एटम इससे इतने डिस्टेंस पे होगा। तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है दो एटम्स के बीच में। बट इस केस में भी एटॉमिक रेडियस निकालने का जो तरीका है वो सेम है। दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखेंगे और उस डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे। अब इस केस में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है धोखा सा हो रहा है, क्योंकि इस केस में आप देख रहे हो रेडियस एब्सोल्यूट तो क्या बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट बोल भी नहीं सकते। बट वैन डर वाल वाले केस में हमारे पास यही तरीका होता है रेडियस निकालने का, तो हम इसी को मान के चलते हैं। बिकॉज अगर हम नोबल गैसेस को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक में हमने गलती करी है अगली में फिर गलती कर रहे हैं। मतलब हीलियम की रेडियस निकाल रहे हैं, नियोन की निकालेंगे तो नियोन की और ज्यादा बड़ी आएगी। तो ये जो पार्ट हम अप्रोक्सीमेट निकालते टाइम इतनी जो गलती कर रहे हैं वो सब में कॉमन है, जिस वजह से प्रॉपर्टी डिफाइन करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम इस केस में रेडियस ऐसे ही निकालते हैं और यहां पर भी फॉर्मूला सेम बन जाता है कि आर वैन डर वाल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आई इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। बट इस केस में अगर आप एब्सोल्यूट से कंपेयर करो, इस केस में अगर आप एब्सोल्यूट से कंपेयर करो तो यहां पे जो रेडियस है वो मच हायर होगी एब्सोल्यूट से, ठीक है, मच हायर होगी एब्सोल्यूट से। तो हमने ये जो तीनों रेडियस पढ़ी हैं, इन तीनों रेडियस में हमने क्या क्या चीज पढ़ी? सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एब्सोल्यूट से बड़ी वैल्यू है या छोटी है, ठीक है। कोवेलेंट में बात करें तो एब्सोल्यूट रेडियस से छोटी होती है, मतलब अप्रोक्सीमेशन जो कर रहे हैं उसमें रेडियस कम आएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेटालिक की तो मेटालिक रेडियस एब्सोल्यूट से थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे यहां पे थोड़ी सी कम, वहां थोड़ी सी ज्यादा।
इस केस में अगर हम देखें वैन डर वाल वाले केस में, तो वैन डर वाल वाले केस में जो रेडियस है वो मच हाइयर देन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो अगर हम सम अप करके तीनों को कंपेयर करें आपस में, तीनों को अगर आपस में कंपेयर करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि आर वैन डर वाल अगर आप किसी केस में निकाल रहे हो तो वो वैल्यू बहुत हाई आएगी। आर वैन डर वाल से कम होगी आर मेटेलिक, ठीक है, बल्कि यहां पे हम डबल एरो दिखाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये काफी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आर मेटेलिक के बाद आएगा आर एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट से ये दोनों ही वैल्यू एब्सोल्यूट से बड़ी है। फर्क क्या है, मेटेलिक रेडियस स्लाइटली ग्रेटर देन है बट वैन डर वाल रेडियस मच हाइयर है। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जो कि एब्सोल्यूट से भी कम है, आर कोवेलेंट, ठीक है, आर कोवेलेंट। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस होगी कि एटॉमिक रेडियस किस किस टाइप की होती है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आप रेडियस के लिए, क्योंकि जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो कई क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि क्यों, जैसे नोबल गैस की रेडियस क्यों बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो उसका रीजन यही आता है कि नोबल गैस के केस में हम वैन डर वाल रेडियस निकाल रहे हैं। तो सिंपल है, वैन डर वाल रेडियस है, वैल्यू आपको दिख ही रही है, जो कैलकुलेशन करने का हम मेथड यूज कर रहे हैं वही बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ी रेडियस आ रही है। तो अगर हम किसी से भी नोबल गैस की रेडियस कंपेयर करेंगे तो नोबल गैस की रेडियस ज्यादा ही आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें वेरिएशन पढ़ेंगे।